हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पति की बेवफाई। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। रत्ना गरीब घर की लड़की थी। सुदूर बिहार के पश्चिमी चंपारण की एक छोटी सी पिछड़ी बस्ती में पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसकी माँ चल बसी। बीमार पिता भी दवा दारू की कमी में गुजर गए। अनाथ रत्ना को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे गांव में दाई का काम करती थी। इससे दादी पोती का गुजारा हो जाया करता था। रत्ना जब 7 साल की हुई तो दादी ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहां उसका मन नहीं लगा। वह स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। दादी ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर हठीली पोती को नहीं पढ़ा पाई। रत्ना अब 16 साल की हो गई। चिकने बाल, सावली रंगत और बड़ी बड़ी नीली आंखों में एक विद्रोह सा झलकता हुआ। अब दादी को रातों में नींद नहीं आती थी। रत्ना के ब्याह की चिंता हर पल उनके दिलो दिमाग पर हावी रहने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा वगैरह। जायदाद के नाम पर सिखरना नदी के किनारे जमीन के छोटे टुकड़े पर बनी झोपड़ी और शादी के वक्त के कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी दादी के जिंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुलकर बुढ़िया की कमर ही झुकने लगी। गांव बिरादरी के ही कुछ लोगों ने बुढ़िया पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के हरिया के साथ रत्ना का ब्याह करवा दिया। हरिया सीधा साधा और मेहनती था, जो अपनी माँ के साथ दलितों की बस्ती में रहता था। घर में माँ बेटे के अलावा एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रोपाई कटाई के समय माँ बेटे दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 जनों का पेट भरना मुश्किल होने लगा तो हरिया गांव के ही कुछ नौजवानों के साथ प्रदेश चला गया। पंजाब जाकर हरिया खेतों में काम करने लगा। वहां हर दिन कहीं न कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। हरिया जी लगाकर काम करता, जिससे मालिक हरिया से बहुत खुश रहते। हरिया ने 8 महीने में ही काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। पंजाब आए साथ ही जब गांव वापस जाने लगे तो वह भी वापस आ गया। गांव आने से पहले हरिया ने रत्ना और माँ के लिए घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीजें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फोन खरीदा। घर आकर हरिया ने बड़े जोश से रत्ना को फोन दिखाया और शान से बोला, यह देख, इसे मोबाइल फोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसे तार लगा दिए हैं कि हजारों मील दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहे बातें कर लो। यह सुनकर रत्ना की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फोन लेने के लिए हरिया की ओर हाथ बढ़ाया। अरे संभाल कर, कहकर हरिया ने रत्ना के हाथों में मोबाइल फोन थमाया। रत्ना थोड़ी देर उलट पलट कर फोन को देखती रही। फिर उसने हरिया से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें यह फोन देते जाना। वहां जाकर अपने लिए दूसरा फोन खरीद लेना, फिर हम दिन रात फोन पर बात करेंगे। हरिया पत्नी रत्ना के भोलेपन पर जोर से हंसा। रत्ना के सिर पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती, उसमें पैसा भरवाना पड़ता है। इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। गांव के साथियों के साथ हरिया फिर से वापस काम पर पंजाब जाने की तैयारी करने लगा। इस बार रत्ना ज्यादा दुखी नहीं थी। हरिया के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी रत्ना रोती नहीं थी। वह माँ बनने वाली थी और यह खबर वह हरिया को सुनाने के लिए बेचैन थी। वह मोबाइल फोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और हरिया के फोन के आने का इंतजार करती रहती। हरिया 4th क्लास तक पढ़ा लिखा था, सो उसने रत्ना को मोबाइल फोन की सारी बारीकियां समझा दी थी। 2 महीने बाद आखिर वह दिन भी आया जब मोबाइल फोन की घंटी घन घनाकर बज उठी। रत्ना का दिल बलियों उछल पड़ा। थरथराते हाथों से उसने फोन का बटन दबाया और जी भरकर हरिया से बातें की। सास से भी हरिया की बात करवाई गई। जब पैसे खत्म हो गए तो फोन कट गया। देर तक फोन को गोद में लेकर रत्ना बैठी रही। वक्त गुजरता गया। हरिया फिर से गांव वापस आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े, सामान और पैसे लेकर आया था। रत्ना का पीला चेहरा देखकर हरिया को चिंता हुई। इस बार रत्ना में वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी रहती। हरिया ने जब इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने कहा कि ऐसा होता ही है, चिंता की कोई बात नहीं है।
रत्ना के वहाँ से जाने के बाद माँ ने बेटे हरिया को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, रत्ना को इसकी दादी के पास छोड़ा, काम न धाम, यहाँ दिन भर पड़ी रहती है। दादी बहुत अनुभवी है, उनकी देखरेख में रहेगी तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। जब तू दोबारा आएगा तो इसको वहाँ से ले आना। ठीक है माँ, कहते हुए हरिया ने सहमति में सिर हिला दिया। तीसरे ही दिन हरिया रत्ना को उसकी दादी के पास पहुंचाकर अपने गांव वापस लौट आया। अब हरिया को रत्ना के बिना घर सूना सूना सा लगता। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फोन से खेलता रहता। एक दिन हरिया ने अपने किसी साथी को फोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज़ सुनकर हरिया हड़बड़ाया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से हरिया के मोबाइल फ़ोन पर 4 बार मिस्ड कॉल आई। हरिया की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। बात हुई, वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फ़ोन उठाया था वह उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस औरत का नाम पूजा था। उसकी आवाज़ में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हरिया के फ़ोन पर 3 बार मिस्ड कॉल आई। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। हरिया जब जब अपने रत्ना और पूजा के बारे में सोचता तो उसे लगता कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में सारा दिन उसे खुद को संभालने में लग जाता। पर फिर जब रात होती, पूजा की मिस्ड कॉल आती तो हरिया का दिल फिर से उस मीठी आवाज़ की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब उनमें हर रोज बातें होने लगी। फिर एक दिन मुलाकात तय की। शहर के पार्क में शाम के 4 बजे हरिया को आने को कहा गया। जहां हरिया समय से पहले ही पहुंच गया, वहीं पूजा 15 मिनट देर से आई। गोरा रंग और छरहरे बदन की पूजा की अदाओं में गजब का खिंचाव था। कुर्ती और चूड़ीदार पजामी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह 5वीं जमात तक पढ़ी लिखी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। रत्ना एक बेटी की माँ बन गई और इधर हरिया के गांव के साथी फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। परदेश जाने से पहले माँ ने हरिया से रत्ना और बच्ची को देखाने को कहा। हरिया 5-6 दिनों के लिए ससुराल पहुंचा। रत्ना का पीला और बीमार चेहरा देखकर हरिया के मन में एक ऊब सी हुई। काली और मरियल सी बच्ची को देखकर उसका मन बैठ सा गया। हरिया का मन एक ही दिन में ससुराल से भाग जाने को हुआ। खैर, जैसे तैसे उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन जेल से छूटे कैदी सा घर भाग आया। पंजाब जाने से पहले हरिया पूजा से मिला तो उसकी सज धज और चेहरे की ताजगी ने उसे रिरियाती बच्ची और रत्ना के पीले चेहरे के आतंक से बाहर निकाल लिया। 1 साल गुजर गया। हरिया वहीं रहकर दूसरा रोजगार भी करने लगा। अब वह पूजा को पैसे भी भेजने लगा था। इधर रत्ना की सास से नहीं बनने के चलते वह मायके में ही पड़ी रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ रत्ना की दादी का शरीर ज़्यादा काम करने में नाकाम हो रहा था। अपना और बेटी का पेट भरने के लिए रत्ना ने बस्ती से आगे 2-3 घरों में घरेलू काम करना शुरू कर दिया। बच्ची जरने से टूटा जिस्म और उचित खान पान की कमी में वह दिनों दिन कमज़ोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय बाद हरिया जब वापस घर आया तो आते ही पूजा से मिलने चल पड़ा। न तो उसने रत्ना की खबर ली, न ही माँ ने उसे रत्ना को घर लाने को कहा। अब पूजा भी उससे मिलने बस्ती की ओर चली आती। कभी बस्ती के बाहर वाले स्कूल में, कभी खेतों के पीछे तो कभी कहीं, और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पोती की हालत और अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए रत्ना की दादी ने हरिया की माँ के पास बहू को लिवा लाने के लिए कई संदेश भिजवाए। आखिर में माँ के कहने पर हरिया रत्ना को लिवाने ससुराल पहुंचा। ससुराल आकर रत्ना ने देखा कि हरिया या तो घर में नहीं रहता और अगर रहता भी है तो हमेशा कहीं खोया खोया सा, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के बटनों को दबाता रहता है। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात रत्ना की नींद खुली तो उसे लगा कि हरिया किसी से बातें कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। इस वक्त हरिया किससे बातें कर रहा है? बातों का सिलसिला लंबा चला। रत्ना दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर उसकी समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ सका। दूसरे दिन रत्ना मौका पाकर हरिया का फ़ोन लेकर बगल वाले रामू काका के पोते, जो 6ठी जमात में पढ़ता था, के पास पहुंच गई और उसे सारे मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा।
मैसेज सुनकर रत्ना गुस्से से सुलग उठी। वह हरिया के पास पहुंची तो उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए हरिया सकपकाया, पर दूसरे ही पल संभल गया। वह बोला, अरे पगली, मुझ पर शक करती है? यह तो मेरे साथ काम करने वाले की घरवाली का नंबर है। वह इस दफा घर नहीं आया, इसलिए उसका हालचाल पूछ रही थी। रत्ना चुप रही, पर उसके चेहरे पर संतोष के भाव नहीं आए। वह हरिया और उसके मोबाइल फोन पर अब नजर रखने लगी थी। 2 दिन बाद ही रात को रत्ना ने हरिया को पूजा से फोन पर कहते हुए सुन लिया कि कल रविवार है, स्कूल पर आ जाना। 2-3 दिनों के बाद फिर मुझे वापस भी लौटना होगा। दूसरे दिन हरिया 12 बजे के आसपास घर से निकल गया और स्कूल पर पूजा के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में पूजा दूर से आती दिखी। कुछ देर तक दोनों खेतों में ही खड़े खड़े बातें करते रहे, फिर स्कूल के भीतर आ गए। पूजा थोड़ी बेचैन होकर बोल उठी, ऐसे छिप छिप कर हम आखिर कब तक मिलते रहेंगे हरिया? हमेशा ही डर सा लगा रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हरिया प्यार से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, बस महीने भर रुक जाओ। दोस्तों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता। इस बार जाते ही कोई अलग कमरा लूँगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद छिप छिप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पूजा ने कहा, और तुम जो यहाँ 3-3 महीने तक रुकते हो, उस वक्त मैं क्या करूँगी? परदेश में कैसे अकेले रहूँगी और अपना घर कैसे चलाऊँगी? हरिया बोला, अरे 3-3 महीने तो मैं यहाँ तुम्हारी खातिर पड़ा रहता हूँ। जब मेरी पूजा मेरे पास होगी तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? यहाँ कभी कभार खर्च के पैसे भेज दिया करूँगा, बाकी जो भी कमाऊँगा वह सब तुम्हारा। पूजा ने बड़ी अदा से पूछा, अच्छा तुम कितने पैसे कमा लेते हो? वहाँ भी घर चलाओगे, यहाँ भी भेजोगे? हरिया ने थोड़ा इतरा कर कहा, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि 2 घर आराम से चला लूँ। कहते हुए हरिया ने जैकेट उतारकर अपनी दोनों बाहें की बॉडी फिल्डर के अंदाज में ऊपर उठाकर दिखाई। पूजा ने आंखें झुकाकर मुंह फेर लिया। हरिया की मजबूत हथेलियों ने पूजा को कमर से थामकर अपने करीब कर लिया और उस प्यारे चेहरे से बालों को हटाते हुए आगे झुका। पूजा ने आंखें बंद कर ली। उधर टोकरे में गंडासा रख और पल्लू से चेहरे को ढककर रत्ना सीधा स्कूल जा पहुंची। गुस्से से जलती आंखों ने दोनों को एक साथ ही देख लिया। फुफकारती हुई रत्ना ने पूजा के ऊपर गंडासा फेंका, जो सीधा जाकर हरिया को लगा। देखते ही देखते पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। जैसे तैसे हरिया को अस्पताल पहुंचाया गया। रत्ना को पुलिस पकड़ कर ले गई। पूजा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकली। गर्दन की नस कटने से हरिया की मौत वहीं हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने रत्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई। 1.5 साल की मरियल सी बच्ची को अनाथ बनाकर पेट में एक बच्चे को साथ लेकर रत्ना हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी गई। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।